हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि फिनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला चैप्टर और बेसिक चैप्टर, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एज यूजुअल मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। स्टार्ट। ओके, एक सेकंड बच्चे। तो लो, मैंने स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग बच्चे, स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग और हम चलते हैं नोट्स पे। नोट्स पे भी मैं पहुंच गया हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नाम बच्चे। ओके, चलो चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर का नाम चैप्टर का नाम लिखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये चैप्टर का नाम है। तो ये चैप्टर सीखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है कि पहले एक क्वेश्चन का आप आंसर दो। तो अगर वो क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे पा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आपके अंदर पहले से है, आप जानते रहोगे। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन ये है बच्चे कि ये है सर। ओके, कौन है? सर हैं ये, और ये हैं स्टूडेंट्स लोग। कौन है? स्टूडेंट्स लोग हैं ये। ओके, ठीक है सर, आगे बताइए। स्टूडेंट्स लोग हैं, ठीक है। सर ने क्या कहा? सर ने इन लोगों को एक ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? ऑप्शन ये दिया कि सर ने स्टूडेंट लोग को दो ऑप्शन दिया है। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया है? यहाँ देखो कि भैया दो ऑप्शन है, ये और ये। चलो जल्दी ऑप्शन आ जाओ। ओके, तो ये दो ऑप्शन दिया है। कौन दिया है? सर ने आप लोगों को दो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 क्या है कि ऑप्शन 1 के हिसाब से सर बोलते हैं आप लोग को, क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं आप लोग को कि लिखो 1 लाख रुपया आपको देना चाहते हैं सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आपको सर 1 लाख रुपया देना चाहते हैं अभी। सर आपको 1 लाख रुपया अभी देना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। ऐसा सर मिलते हैं क्या? कभी नहीं मिलते। तो 1 लाख रुपीज़ नाउ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सर लोगों ने आपको दिया। ऑप्शन 2 बोला सर लोगों ने, मतलब सर ने बोला आप लोग को कि भैया आप 1 लाख रुपया ले लो, लेकिन आप 1 लाख रुपया आफ्टर 1 ईयर लेना। ओ माय गॉड, कब? आफ्टर 1 ईयर। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मेरे को बताओ, इसमें से सर ने स्टूडेंट्स लोगों को कहा कि बच्चे आपके पास दो ऑप्शन है, आप 1 लाख रुपया अभी लेना चाहते हो या फिर 1 लाख रुपया आपको 1 साल बाद लेना, मतलब आपको मिलना चाहिए। दो ऑप्शन है, आप अभी 1 लाख रुपया अभी लो या फिर 1 लाख रुपया आप बाद में लो, 1 साल बाद लो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? बताओ मेरे को।
क्या कर रहे हो सर, ये तो सबको पता है कि बच्चा बता देगा सर। क्या बात कर रहे हो, बच्चे को बता देगा, यानी बच्चे को भी पता है ये सब। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये आता है, क्या आता है कि क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है विच ऑप्शन स्टूडेंट्स शुड चूज, ठीक है, या फिर शुड सिलेक्ट। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट लोग को, बताओ, पहला या दूसरा? ऑब्वियसली पहला। क्यों? क्योंकि अभी 1 लाख रुपया मिल रहा है मुझे अभी, और 1 लाख रुपया 1 साल बाद एक मिलेगा। तो मेरा सबसे पहला जो कॉमन सेंस क्या बोलता है, भैया 1 लाख रुपया अभी मिल रहा है ना, अभी ले लो। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अभी क्यों बोले? इसके पीछे और एक रीज़न है। क्या रीज़न है सर, बताओ हमको। देखो रीज़न ये है कि तो रीज़न क्या है बच्चे? रीज़न ये है कि, क्या रीज़न है तो बोलो। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप लोग? स्टूडेंट्स विल सिलेक्ट ऑप्शन 1 ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या लिख दिए सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या लिख दिए? ये बता रहे हैं, काहे घबरा रहे हो? ठीक है, स्टूडेंट विल सिलेक्ट ऑप्शन 1 ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब 1 लाख रुपया जो अभी मिल रहा है स्टूडेंट लोग को, वो 1 लाख रुपये का कीमत बहुत ज़्यादा होगा वो 1 लाख रुपये से, जो 1 लाख रुपया 1 साल बाद मिलने वाला है। क्या मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप समझो, आज के डेट में, आज से 10 साल पहले आप जो 100 रुपया का चीज़ खरीद पाते थे, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बात क्यों कर रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा के समझाते हैं, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चे, ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोग को। देखो मान लो आज इस अपना साल कौन सा चल रहा है, 2020, कोरोना का टाइम कौन भूल सकता है। हाँ ओके, 2010 का बात करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ 2020 का बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सपोज करो आप 100 रुपया में, ठीक है, आप 100 रुपया में कोई सामान खरीद पाते थे, ठीक है, कोई भी सामान, ये सामान है सपोज करो, ठीक है, कोई सा भी सामान है ये, आप 100 रुपये का जब कोई सामान खरीदते थे आपको इतना मिलता था, ठीक है, ओके। हाँ सर समझ में आ रहा है, आगे बताइए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वही 100 रुपया का चीज़, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉपी ठीक से नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर से। तो मैं ये बोल रहा हूँ वही 100 रुपये का चीज़ ठीक है, वाह गायब हो गया यहाँ से, ये क्या हो रहा है, चलो इसको कॉपी मारते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चे, इसको करके लेंगे, होगा क्यों नहीं, ठीक है। ओके समझ में आ गया, इधर आ गया। तो मैं बच्चे आपको यही बताना चाहता हूँ, जो 100 रुपये का चीज़ आपको 10 साल पहले मिलता था, ठीक है, आप अगर वही चीज़ खरीदना चाहोगे, देखो 100 रुपये का चीज़ है, ये कोई सामान है, ओके, एनी काइंड ऑफ आर्टिकल बोलो, ठीक है, कोई सा भी चीज़ आप 100 रुपये में खरीदते थे 10 साल पहले। 10 साल पहले आप 100 रुपये का चीज़ जब खरीदने जाते थे मार्केट में, आपको इतना मिलता था। मैं जो बॉक्स बनाया हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब जब 2020 में आप जा रहे हो वही सामान को खरीदने, तो आपको क्या 100 रुपये में मिल जाएगा? सेम क्वांटिटी सेम चीज़ 100 रुपये में मिल जाएगा क्या? नहीं,
आपको हो सकता है ये चीज़ अभी कितना में मिले, 500 में मिले। हाँ सर, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि सेम चीज़ जो आज से 10 साल पहले 100 रुपये का, मैं तो ये कम बता रहा हूँ, इसका रेट और भी ज़्यादा 1000 रुपये तक पहुँच गया होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आज से 10 साल पहले जो 100 रुपये का सामान मिलता था, उतना ही सामान, वही क्वांटिटी का, वही क्वालिटी का, वही सामान आपको अभी 500 रुपये में मिल रहा है, ज़्यादा रेट में मिल रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ हो सकता है, मतलब क्वांटिटी क्वालिटी सेम है सामान का, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, उसका प्राइस बढ़े जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, आपने देखा होगा कभी। अच्छा हाँ सर, ये तो पता है हमको। अच्छा और बताइए, चलो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये था केस 1। क्या था? केस 1। ओके, केस 2 देखो। केस 2 में ये बोलना चाहता हूँ, सपोज करो 100 रुपया में आपको सामान मिलता था, ठीक है। 100 रुपये में आपको सामान मिलता था, कोई सा ये सामान, ठीक है। 100 रुपये में आपको इतना सामान मिलता था। आपके पास वही 100 रुपया आज भी है, आप वही सामान खरीदने गए, हो सकता है आपको कितना मिले, इतना मिले। ओह माय गॉड सर, क्या बता रहे हो? बिल्कुल। तो देखो क्या हो रहा है, आज से 10 साल पहले मैं जो 100 रुपये का सामान खरीद पाता था, ठीक है, वही सामान अगर मैं मार्केट में खरीदने जाऊं आज के दिन, तो उसका रेट 100 रुपये से कहीं ज़्यादा बढ़ गया होगा। बिल्कुल सर, हाँ सर, ये तो बिल्कुल लॉजिक है और ऐसा होता है, हमने खुद देखा है अपने आंखों से। अच्छा, या फिर आप 10 साल पहले जो सामान खरीदे थे जितने रुपए में, उतने ही रुपए में अभी लेके जाऊं तो वो सामान कम मिलेगा कि मेरे को ज़्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल। तो हम इस चैप्टर में हम किस तरह से बात करते हैं पता है? हम इस चैप्टर में बात करते हैं, इसको लेके बात करते हैं कि हमारे पास सामान वही मिल रहा है, लेकिन ना वैल्यू उसका बढ़ जा रहा है, उसका कीमत बढ़ जा रहा है सामान का। यानी एक सामान जो मेरे को 100 रुपये में मिलता था आज से 10 साल पहले, वही सामान मैं अगर खरीदने जाऊं तो मुझको कितने में मिल रहा है? 500 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखने का दो नज़रिया है। आप वही सामान अगर खरीदने जा रहे हो तो उसका रेट बढ़ गया है, या फिर आप वही पैसा लेके जा रहे हो तो आपको कम सामान मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर आ गया, ओके। आगे चलो, चलो सर आगे चलो। ये तो हुआ समझाने का चीज़। हाँ सर आगे समझ में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्या, हाँ, तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं? क्या लिखेंगे सर बताइए? मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या चीज़? लिखिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखिए। अब मैं कुछ लिखाने वाला हूँ, आप लिखो। ये बहुत पतला हो जा रहा है, सॉरी, क्या हो रहा है? चलो लिखो, अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द अमाउंट रिसीव टूडे, ठीक है। द अमाउंट नहीं, द मनी लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने हम लोग के लिए, ठीक है। लिख दो भैया, लिख दो, लिखो द मनी रिसीव टूडे, द मनी रिसीव्ड टूडे, जो पैसा आज मिल रहा है मुझे, द मनी रिसीव टूडे will have more value than the money, than the which will be received in future, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो क्या लिखे हैं हमने, ये लिखा है कि जो आज हमको पैसा मिल रहा है, द मनी रिसीव टुडे, जो पैसा हमको आज मिल रहा है वो पैसे का कीमत ज़्यादा होगा वो पैसे से जो पैसा हमको फ्यूचर में मिलेगा। मतलब आज मैं जो सामान खरीद पा रहा हूँ, आज का टाइम का एग्जांपल लो, आज मैं जो 500 रुपये का सामान जो मैं खरीद पा रहा हूँ, 500 रुपये में जो चीज़ खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ अगर मैं 10 साल बाद खरीदने जाऊँ तो पता है
क्या होगा, उसका रेट कहाँ पार हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। ओके, तो वही चीज़ मैंने लिखा है, तो समझ में आ रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जो पैसा आज मिल रहा है उसका कीमत ज़्यादा होता है वो पैसे से जो पैसा आपको बाद में मिलने वाला है, या फिर जितने रुपए में आज आप सामान खरीद पा रहे हो उतने ही रुपए में आप फ्यूचर में सामान नहीं खरीद पाओगे, उससे कम खरीद पाओगे। ओके, अच्छा और बताओ सर। अच्छा, ये तो हुआ आपका। ओके, और इसको समझाने का दूसरा तरीका। अब सुनो, ये समझ में आ गया। हाँ सर, ओके। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आपके जहन में उतर गया होगा। हाँ, दूसरी बात, अब इस ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को अपन लोग ये चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ताकि हम यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल और एक बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो समझो, सपोज करो क्या हुआ कि मैं आप लोगों से 1 लाख रुपया उधार लिया। कितना? 1 लाख रुपया उधार लिया। ओके, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ने किससे उधार लिया? स्टूडेंट लोग से। देखो यहाँ पर स्क्रीन पे, देखो यहाँ पर ये है सर और ये है कोई स्टूडेंट, आप लोग में से कोई स्टूडेंट सोच लो, ये है रमेश। कौन है ये? रमेश है। ओके, स्टूडेंट है ये। कौन है? स्टूडेंट है। ठीक है, आप लोग में से कोई रमेश है सोच लो। तो सर ने क्या कहा रमेश को कि रमेश तुम तो मेरे स्टूडेंट हो यार, मेरे को पैसे का बहुत ज़रूरत है और मेरा हालात कुछ सही नहीं है, हालांकि बचपन में मैं तुमको बहुत पढ़ाया हूँ, तो अभी सही समय आ गया है गुरु दक्षिणा देने का। वाह, ठीक है। तो सर ने रमेश को कहा कि रमेश मेरे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रमेश जो है 1 लाख रुपए दे देता है, 1 लाख रुपए दे देता है। ठीक है, ये 1 लाख रुपए दे दिया उधार। क्या दे दिया? उधार। समझ में आया? ओके, अच्छा। यहाँ पर और एक चीज़ मैं बताऊँ। ठीक है, सर वापस करेंगे कि नहीं पैसा, कि खा जाएंगे? सर है परे, पैसा कैसे खा जाएंगे, देंगे यार। अच्छा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सर ने रमेश से कितना रुपया उधार लिया? 1 लाख रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 1 लाख रुपया। ठीक है, अब रमेश दे दिया, सर है मांगे हैं भैया, ठीक है दे दो। अब 1 साल बाद, 1 साल का करार पे लिया गया कि 1 साल बाद सर दे देंगे पैसा। जब 1 साल बाद सर पैसा देंगे रमेश को, 1 साल बाद जब पैसा देंगे रमेश को, तो रमेश सिर्फ 1 लाख रुपया लेगा क्या? बताओ, 1 लाख रुपया लेना चाहिए क्या रमेश को? अगर ले रहा है तो सबसे बड़ा वो क्या है? ठीक है, बुद्धू है मतलब। ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो 1 लाख, सर अगर 1 लाख रुपया देंगे आफ्टर 1 ईयर रमेश को, तो रमेश तो बेचारा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब रमेश क्या बोलेगा, अरे सर क्या कर रहे हो, 1 लाख रुपए में आपको 1 साल पहले दिया था, आप वही पैसा मेरे को आज रिटर्न कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो क्या सर? कुछ भी। मैंने कहा अरे तुम मेरे को, मैं ये बोलना चाहता हूँ, रमेश क्या बोलेगा, सर अगर मैं आपको 1 लाख रुपए आज नहीं देता, पता है अगर मैं आपको 1 साल पहले 1 लाख रुपए नहीं देता तो मैं अपना शौक को पूरा करता, आपके वजह से मैं अपना शौक को मार दिया सर, सिर्फ आपके वजह से। बात तो सही है। अगर रमेश 1 लाख रुपए सर को नहीं देता तो वो 1 लाख रुपए से कुछ भी चीज़ खरीद पाता, इंजॉय कर पाता उसको, और वही चीज़ को खरीदने के लिए जब वो 1 साल बाद वही चीज़ को खरीदने जाएगा तो उसका रेट तो बढ़ गया होगा कि नहीं? हाँ सर बढ़ गया होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अच्छा, दूसरा चीज़ क्या, तो उसने शौक को मार दिया, और वो शौक के वजह से शौक की वजह से सर को क्या करना चाहिए, रमेश को एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल देना चाहिए। ओके, दूसरा चीज़ ये है कि रमेश 1 लाख रुपए से जो चीज़ खरीदता 1 साल पहले, वो चीज़ कोई ना कोई रॉ मटेरियल से बना होता, और रॉ मटेरियल का दाम 10 साल बाद तो बढ़ गया होगा, और वही चीज़ जब वो खरीदने जाएगा तो उसका रेट भी बढ़ गया होगा। हाँ सर, महंगाई बढ़ गया होगा कि नहीं 10 साल बाद? तो महंगाई के वजह से भी वो जो चीज़ खरीदना चाहता था उसका रेट बढ़ गया होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो यानी रमेश को क्या करना चाहिए, सर से एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल लेना चाहिए। ओके,
तीसरा चीज ये है कि अगर रमेश, ठीक है, इस केस में रमेश सर को जानता था, ठीक है, फिर भी भाई 1 लाख रुपया बहुत बड़ा चीज होता है, ठीक है। यहां पर अगर मान लो सर अगर पैसा लेके भाग जाते तो, सर क्या बात कर रहे हो, हाँ भाग नहीं सकते भैया, मान लो सर नहीं है, सर बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, और क्या रहता, अगर और कोई आदमी रहता या फिर और कोई भी होता बंदा, तो वो पैसा लेके अगर भाग भी सकता था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व है कि नहीं, और जहाँ रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है भैया, यहाँ पर स्टूडेंट रिस्क ले रहा है कि नहीं, पैसा देके कहीं भाग गया तो, ओके, तो इस रिस्क को सहने के लिए स्टूडेंट को क्या एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल मिलना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि रमेश ने यहाँ पर क्या क्या किया है। यहाँ पर रमेश ने पहले बात तो वो क्या किया है, अपना शौक को मारा, ठीक है। एक साल बाद वो क्या किया, 1 लाख रुपया देके क्या किया, वो क्या क्या किया, रमेश क्या क्या किया, 1 लाख रुपया देके, 1 लाख रुपया देके सबसे पहले वो अपने शौक को मार दिया, क्योंकि अगर वो 1 लाख रुपया नहीं देता तो 1 साल बाद उसको वो अपना शौक, 1 साल के अंदर ही अपना शौक पूरा कर लेता, क्योंकि अब 1 साल बीत चुका है जब वो वही 1 लाख रुपया लेके जाएगा, वो अपना शौक को पूरा करने, उसका रेट तो बढ़ गया होगा। दूसरा महंगाई, ऑब्वियसली सेम चीज होता है। और तीसरा है तुम्हारा रिस्क। अगर 1 लाख रुपया अगर नहीं देता, कौन नहीं देता, अगर 1 लाख रुपया नहीं देता रमेश, ठीक है, क्योंकि दे दिया तो कहीं ना कहीं रमेश रिस्क ले रहा है, हो सकता है भैया कोई पैसा लेके भाग भी जाता, तो ये रिस्क सह रहा है। कौन सा रिस्क सह रहा है, रमेश रिस्क सह रहा है। तो ये रिस्क को सहने के लिए रमेश को एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए यार। आप यहाँ पर अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे 1 साल बाद आपको कम से कम 3-4% तो देगा सेविंग बैंक अकाउंट में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप तो और किसी को दे रहे हो तो भैया एक्स्ट्रा पैसा तो मिलना चाहिए, आप जो उधार दिए हो। हाँ सर बिल्कुल मिलना चाहिए। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो, उस एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में बोलते हैं इंटरेस्ट का पैसा। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट का पैसा। मतलब आज मैं अगर किसी से उधार लूं और उसको कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद अगर या कुछ सालों बाद अगर मैं वापस करूं, जब मैं पैसा वापस करूंगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, और वही एक्स्ट्रा पैसा को क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा सर और एक चीज बताइए। मतलब ठीक है बोलो। अच्छा यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। यानी अगर आप किसी से पैसा उधार लिए और जब आप उसको वापस करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो दोगे उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और वही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है भैया। वही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है, क्योंकि आप आपने यूज किया पैसा को, ठीक है, जिसका वैल्यू, अपने पैसा को यूज करने के वजह से भैया सामने वाला अपना शौक को मार दिया, ठीक है, उसने रिस्क भी लिया, महंगाई बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना जरूरी है। ठीक है ओके। तो लिखो यहाँ पर, ये हो गया अपना कंसेप्ट। ओके तो यहाँ पर यहाँ पर सर कितना रुपया वापस करेंगे बोलो मेरे साथ साथ? 1 लाख प्लस मान लो इंटरेस्ट का पैसा, इंटरेस्ट मान लो 10,000 करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। अच्छा तो लिखो मेरे साथ साथ लिखो। हाँ सर बोलो। लिखो यहां पर लिखो एक चीज। अब लिखो when we borrow, ठीक है, when we borrow money, we have to return it with some interest, समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल। विथ सम इंटरेस्ट which will depend upon
the market condition, which will depend upon the market conditions, which will depend upon the market conditions, which will depend on the market conditions. This compensation, this compensation, ठीक है, ये है भैया, ठीक है, this compensation for using money, this compensation for using money by way of interest is called time value of money, is called what? Is called time value of money. समझ में आ रहा है? ठीक है। तो भैया आप किसी से जब उधार लेते हो पैसा और आप जब उसको रिटर्न करते हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हो और वही एक्स्ट्रा पैसा को इंटरेस्ट बोला जाता है। जो आप ये एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो इंटरेस्ट के नाम पे, यही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये तो आ गया समझ में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। अगर आप यहाँ से, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, वही कुछ पैसा हम उधार लेंगे, उसको रिटर्न करेंगे, कुछ डिपॉजिट करेंगे, फिर विड्रॉ करेंगे, यही सब चीज़ सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ बच्चे लिखो, नोट लिखो, एक नोट। इन द होल financial management subject, interest rate, एक सेकंड, क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट will always be taken off in the whole financial management subject. Interest rate will be taken off on compounding basis, on compounding basis। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फिनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस में, ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट पूरे सब्जेक्ट में जब भी हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे ना बच्चों, इंटरेस्ट याद करो, बचपन में पढ़े थे, इंटरेस्ट दो तरीके से निकलता है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। याद आ रहा है कुछ? यस। तो यहाँ पर भी हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे सब्जेक्ट में जहां पर भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, कंपाउंडिंग बेसिस पे करेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में करेंगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। आपको सिंपल इंटरेस्ट फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर जो भी हुआ रियल वर्ल्ड में भी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट फॉलो नहीं होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब भी हम फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो कौन सा बेसिस में करेंगे? कंपाउंडिंग बेसिस की सिंपल इंटरेस्ट बेसिस? कंपाउंडिंग बेसिस। समझ में आ गया? सर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? सर हम तो भूल गए हैं, क्या बात कर रहे हो? याद करो, 100 रुपया किसी से उधार लिया 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो एक साल बाद उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया हुआ? 1,110 रुपया, और 110 पे फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा, फिर 11 हो जाएगा। एक साल 2 साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 121। याद है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। याद है बचपन की कहानी? हाँ, वही चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके सर, आगे बढ़िए सर। आप बहुत स्लो पढ़ाते हो सर। कोई बात नहीं, आप स्पीड कर लो ना, आपके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। मैं तो अपना ही स्पीड से पढ़ाऊंगा सर। बिल्कुल। तो मैं बच्चे ये बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो सर? मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो इंटरेस्ट है ना भैया, ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, समझ आ रहा है? ये जो इंटरेस्ट आया, ये इंटरेस्ट आया, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या था? लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट्स क्या क्या था? इंटरेस्ट का कंपोनेंट्स क्या क्या था? समझ में आ रहा है बच्चों? यस। तो यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट्स बताओ। मैं तुमको बोला था इंटरेस्ट हम क्यों देते हैं किसी को, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों देते हैं हम, किसी से पैसा लेते हैं। तो पहला था
सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, क्या था बोलो, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, याद आ रहा है सर ये क्या था, शौक को मारने वाला चीज़, हाँ सर याद आ गया, याद है स्टूडेंट ने अपने शौक को मार दिया और पैसा दिया सर को, तो स्टूडेंट अपना शौक को मारने के वजह से सर से एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, यस ओके। चलो दूसरा चीज़ बताओ, दूसरा चीज़ है बच्चों इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गया तो एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। तीसरा बताओ बच्चे, तीसरा क्या है, तीसरा है अपना रिस्क, याद है रिस्क, क्योंकि स्टूडेंट ने रिस्क लिया सर को पैसा देके, क्योंकि वो रिस्क लिया तो भैया रिस्क लिया तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं, हो सकता तो वो पैसा लेके सर भाग भी सकते थे या फिर कोई दूसरा बंदा होता तो वो भी भाग सकता था, तो इसीलिए स्टूडेंट को इस तीन चीज़ के वजह से एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहिए, और वही एक्स्ट्रा पैसा को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आया, हाँ ओके। और रूल याद है आपको, अभी थोड़ा देर पहले बताया, जब भी हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो कैसा करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब भी करेंगे इस चैप्टर में हम कंपाउंडिंग बेसिस पे करेंगे, बोलो किस बेसिस पे, कंपाउंडिंग बेसिस पे, तो इसको हमेशा याद रखने का रे भाई, इसको हमेशा याद रखने का, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल याद रह गया, सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर आगे बढ़ो। तो ये था आपका पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समझ में आ गया, हाँ सर यहाँ तक अपन लोग लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आगे चलो, ठीक है सर आगे चलो। तो चलो चले चलो चले मितवा, चलो क्या सर गाना गा रहे हो, कभी कभी हो जाता है बच्चे। चलो अब यहाँ पर लिखो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चलो लिखते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं, जल्दी से लिखो। तो टॉपिक्स टू बी स्टडीड लिखो, टॉपिक्स टू बी स्टडीड, टॉपिक्स टू बी स्टडीड, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, लिखो कंपाउंडिंग टेक्निक। ओ माय गॉड सर आप जो बोल रहे थे अभी कंपाउंडिंग, वही क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या है कंपाउंडिंग टेक्निक। दूसरा लिखो डिस्काउंटिंग टेक्निक, ओ हो सर डिस्काउंटिंग टेक्निक, यस डिस्काउंटिंग टेक्निक, समझ आ रहा है। अच्छा सॉरी बच्चों ये डिस्काउंटिंग हम लोग सीखेंगे तीसरे नंबर में, तो आप एक काम करो, इसको मैं यहाँ से उड़ा दूँ क्या, यस थोड़ा सा रुक जाओ बच्चे, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कोई बात नहीं सर आप कर लीजिए। चलो इसको कॉपी मार के यहाँ से हटाएंगे, ये पढ़ेंगे तीसरा नंबर में, ठीक है। अच्छा दूसरा में क्या पढ़ेंगे सर, दूसरा में पढ़ेंगे अपन लोग, लिखो कंपाउंडिंग टेक्निक, दूसरा है कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी टेक्निक, लिखो कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी टेक्निक, क्या एन्युटी, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी टेक्निक, समझ में आ रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अरे लिखो यार अभी मैं समझाया कहाँ हूँ, ठीक है सर आगे बोलो। फिर हम पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक, क्या पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक, लिख लो ये 3 नंबर है, हाँ लिख लो 3 नंबर क्या है, डिस्काउंटिंग टेक्निक, समझ में आ गया, हाँ सर ठीक है लिख लिए। आगे लिखो चौथा लिखो डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी टेक्निक, क्या डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी टेक्निक, डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी टेक्निक, समझ में आ रहा है, हाँ ओके। कुछ समझ नहीं आ रहा है, अरे लिखो यार समझा कहाँ रहा हूँ। अच्छा 5th लिखो डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल, डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल एन्युटी टेक्निक, डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल एन्युटी टेक्निक। सर स्पेलिंग क्या परपेचुअल का, PERPETUAL परपेचुअल, ठीक है बच्चे, ठीक है सर आगे चलिए, हाँ आगे चलो। 6th नंबर लिखो डिस्काउंटिंग ऑफ परपेचुअल, ठीक है, ग्रोइंग, क्या ग्रोइंग, परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी टेक्निक, कौन सा टेक्निक, एन्युटी, परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी
टेक्निक, समझ में आ रहा है? हाँ सर, ओके, आगे चलो, आगे चलो, ओके। सेवेंथ लिखो IRR, IRR मेथड, क्या लिखोगे? IRR मेथड, ठीक है। ये 7 कंसेप्ट बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, आज नहीं, पूरे अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में हम ये सारा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो आगे चलो, इसको लिख लिए होगे? हाँ सर, लिख लिए। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। आगे चलो बच्चे, मेरे को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा, इसका थिकनेस ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसको करेंगे कम, ये है सही थिकनेस। चलो यहाँ भी आता था एक सेकेंड बच्चा, चलो इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं करते, टाइम वेस्ट है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, चलो आगे चलो सर, आगे चलो। तो पहला कंसेप्ट का नाम लिखो, अपना पहला टॉपिक जो है, जो पढ़ने वाले हैं अभी, टॉपिक का नाम लिखो बच्चे, क्या है टॉपिक का नाम? लिखो कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 1 क्या है? कंपाउंडिंग टेक्निक। क्या है बच्चों? कंपाउंडिंग टेक्निक। समझ में आ रहा है क्या नाम है? कंपाउंडिंग टेक्निक। ओके सर, ये क्या होता है सर, बताइए थोड़ा। चलो यहाँ कुछ मैं आपको और बेसिक चीज़ लिखाऊंगा, ठीक है। कंपाउंडिंग टेक्निक लिखें। अब कंपाउंडिंग टेक्निक से भी पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं। कहाँ गया? एक काम करो बच्चे, इसको आप सिलेक्ट करो, अभी मत लिखो, ठीक है, थोड़ा, नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। सर ये क्या करा रहे हो सर? अरे कोई बात नहीं यार, उसको पढ़ेंगे अभी, तो थोड़ा देर बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखो सम बेसिक्स, लिखो, क्या लिखो? बेसिक्स लिखो, बेसिक्स लिखो, बेसिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू। क्या नाम है? प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है सर? इसको हम लोग शॉर्टकट में पीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीवी। क्या होता है? देखो बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू याद है, अभी हमारे वाले एग्जाम्पल में मैंने आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया था, याद है? हाँ, तो ये जो 1 लाख रुपया मैं जो आपसे उधार लिया, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है, सिंपल आम आदमी की भाषा में बोलूँ तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आपका क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब मैं जो आपसे 1 लाख रुपया लिया, वो 1 लाख रुपया क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट द प्रिंसिपल अमाउंट। समझ में आ रहा है? यानी आज का वैल्यू, अभी का वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारे एग्जांपल में जो 1 लाख रुपया था वो प्रिंसिपल अमाउंट था, याद है, और उसी को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। और याद है स्टूडेंट आपको सर आपको 1,10,000 रुपया दे रहे थे 1 साल बाद, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में मिल रहा है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू तो बोलेंगे, और फ्यूचर वैल्यू जब मैं बोलूं तो उसमें क्या क्या आ गया? प्रिंसिपल तो आया, प्लस क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। समझ में आ रहा है? तो यानी प्रेजेंट वैल्यू मतलब सिंपल, मतलब ज्यादा सोचने का नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू मतलब प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। फिर से बोलो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। तो वही चीज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है सर, बताओ जल्दी। ओके, तो लिखो लिखो प्रेजेंट वैल्यू
ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट। समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे पैसा कहीं पर, तो यहाँ पर मैं उधार लेने वाला ही चीज़ था, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जा रहा है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे तो आज आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसे को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे, और उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है सर, आगे बढ़िए। हाँ सर, ओके। दूसरा है बच्चे, दूसरा अपना क्या है? फ्यूचर वैल्यू। क्या नाम है? फ्यूचर वैल्यू। क्या नाम है? फ्यूचर वैल्यू। लिखो पीवी। बहुत छोटा हो जा रहा है यार, बहुत दिक्कत हो रहा है इसको सिलेक्ट करने में, ऐसा तो होता नहीं था। एक काम करो बच्चों, मैं फिर से इसको लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रेजेंटेशन पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और आप लोगों को भी देना चाहिए, भले ही टाइम लगे लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। लिखो फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, इसको FV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FV। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्यूचर में का जो आपको पैसा मिलेगा, फ्यूचर का पैसा। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू में क्या क्या आता है? बोलो बोलो। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है बच्चे, बोलो, फ्यूचर वैल्यू में क्या आता है अपना? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। फ्यूचर वैल्यू में आता है आपका, लिखो फ्यूचर वैल्यू मीन्स, फ्यूचर वैल्यू मीन्स द मैच्योरिटी अमाउंट, मीन्स द मैच्योरिटी अमाउंट। समझ में आ रहा है? आज अगर कहीं पर आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो 1 साल बाद जो पैसा आपको मिलेगा, तो वो 1 साल बाद का जो पैसा आपको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू। यानी फ्यूचर वैल्यू मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू मीन्स द मैच्योरिटी, ओके, वैल्यू और कंपाउंडेड वैल्यू, या फिर और कंपाउंडेड वैल्यू। क्या बोलो? कंपाउंडेड वैल्यू। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें, इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स प्रिंसिपल, इट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझ में आ गया? फ्यूचर वैल्यू का मतलब सिंपली क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है सिर्फ प्रिंसिपल। समझ में आ गया? हाँ सर, आगे समझ में। तो अगर मैं इंटरेस्ट बोलूँ तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सर इजी है। तो सर इंटरेस्ट तो कोई भी बता पाएगा सर, इसमें है क्या? बताओ फिर क्या है? तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। वेरी गुड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ये आगे समझ में? हाँ सर, आ गया। तो ये बेसिक में आपको बताने वाला था। समझ में आया? हाँ सर, आगे समझ में। ओके, चलो नीचे। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? फ्यूचर वैल्यू से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू। ओके सर, आगे चलो। ओके ओके। तो अब आगे लिखो। अब हमारा कंसेप्ट 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। अभी तक क्या पढ़ा हमने? कि व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? अच्छे से पढ़ लिया भैया। आज का वैल्यू जो है उसका, आज का पैसा, आज का जो पैसा आपके पॉकेट में अभी जो पैसा है उसका कीमत ज़्यादा होगा वो पैसे से जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। दूसरा चीज़ क्या पढ़े? कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो कौन से में करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि रियल वर्ल्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कुछ बेसिक्स, जैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है वो पैसा जो आज अब कहीं पर लगा रहे हो या फिर किसी को दे रहे हो, यानी प्रेजेंट वैल्यू। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ओके सर। अच्छा, जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा विथ इंटरेस्ट उसको क्या बोलते हैं?
फ्यूचर वैल्यू। क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू का बात जब भी मैं करता हूँ, फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझ में आ गया? ओके। और इंटरेस्ट कैसे निकलता है? फ्यूचर वैल्यू से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ओके सर। तो अब हम अपना प्रेजेंट वैल्यू यानी सॉरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहला कंसेप्ट पढ़ने वाले, और पहला कंसेप्ट का नाम है बच्चों कंपाउंडिंग टेक्निक। क्या नाम है? कंपाउंडिंग टेक्निक। ठीक है सर। तो बच्चों लिखो मेरे साथ, साथ लिखो। ठीक है, लिखो मेरे साथ साथ। दिस टेक्निक is used when we want to know the future value of present investment। समझ में आ रहा है? सर क्या बोले? नहीं समझ में आया। अरे देखो, हम कंपाउंडिंग टेक्निक तभी निकालेंगे जब हमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। क्या 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 क्या? मेरे को कंपाउंडिंग टेक्निक तभी मैं लगाऊंगा जब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू। अगर मान लो क्वेश्चन में मेरे को बोला भैया फ्यूचर वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा? कंपाउंडिंग टेक्निक। कौन सा यूज करूंगा? कंपाउंडिंग टेक्निक। ठीक है, ओके। आगे बढ़ो सर। यहां पर लिखो बच्चे फॉर्मूला। क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखो जल्दी, लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला में लिखो बच्चे, फॉर्मूला इसका है, लिखो प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पर हमको क्या निकालना पड़ता है? फ्यूचर वैल्यू। तो मैं फ्यूचर वैल्यू मेरे को निकालना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो लिखो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। ओ माय गॉड सर, ये क्या पढ़ा रहे हो सर? ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया अपने सीए के सिलेबस में? अच्छा लिखो, ये लिख लिए? ओके सर, लिख लिए हैं। आगे बताओ हमको जल्दी। लिखो, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। बोलो बोलो, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। ठीक है, तो सुनो, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर n। और 1 प्लस आर टू दी पावर n को अपन लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। 1 प्लस आर टू दी पावर n को क्या बोलते हैं बच्चे? कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, ये सर फॉर्मूला क्या है सर? देखो, ये आ गया समझ में? अच्छा, यहां पर लिख लो, लिखो वेयर FV equals to future value that is क्या बोलो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू यानी क्या बच्चों? बोलो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब दैट इज व्हाट? खाली प्रिंसिपल अमाउंट। ओके। आर मतलब बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आर मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, ये है नंबर ऑफ ईयर्स। या लिखो
ब्रैकेट में लिख दो, इसको और भी बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम कंपाउंडिंग इज डन। नंबर ऑफ एक सेकेंड लिखो बच्चों, आई एम सॉरी, लिखो नंबर ऑफ, कहाँ गया, अच्छा लिखो नंबर ऑफ टाइम्स, क्या लिखोगे, लिखो नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन अ ईयर। नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन अ ईयर। ठीक है बच्चे, अच्छा ये लिख लियो, देखो एक बार चेक कर लो, यहाँ तक लिख लियो क्या, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इतना लिख लिया रहोगे, ओके। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हमने वो देखा। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू में मेरे को 1 + r⁴ करना है, 1 + r⁴ करना है। तो ये सर ये फॉर्मूला है क्या, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको, ठीक है अभी समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ छोटू सा एग्जाम्पल, ठीक है सर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो लिखो बच्चे, इसमें एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, लिखो प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपया, आर है 10% पर एनम, ठीक है, एन है आपका 3 इयर्स, क्या है 3 इयर्स, आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे, याद है रूल बताया था आपका, बेसिक रूल क्या है, आपको इंटरेस्ट किस तरह से निकालना है, कंपाउंडिंग टेक्निक से निकालना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, और कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट जब भी निकालोगे तो आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह ही निकालोगे, ओके। तो चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं देसी तरीका से। क्या देसी तरीका, क्या सर देसी, हाँ लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखो देसी तरीका, देसी तरीका, देसी तरीका, ठीक है। बताओ मेरे को देसी तरीका में क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर लिख दिया, हाँ सर, फर्स्ट ईयर में मेरे को बताओ, फर्स्ट ईयर में मेरे को बताओ, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 100 रुपया, ठीक है सर, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, पहला साल का इंटरेस्ट बताओ, 100 रुपया में मैं क्या करूँगा 100 इंटू, ठीक है, टाइम कितना है, रेट कितना है 10%, 10/100, ठीक है, और टाइम कितना है, पहला साल है, फर्स्ट ईयर है, तो 1 कर दूँगा, कितना आएगा इंटरेस्ट 10 रुपये आएगा क्या, हाँ सर 10 रुपीज़। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 10, हाँ सर, तो ये आ गया 110 रुपया, यानी 110 रुपये जो हो गया वो अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ, और हम इसी को तो फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन ये फ्यूचर वैल्यू आया 1 साल बाद का, ठीक है, यानी 1 साल, अगर मैं 100 रुपये किसी को उधार दिया हूँ 10% रेट के हिसाब से, और 1 साल बाद अगर उससे लूँ तो मैं कितना रुपया लूँगा, 110 रुपया लूँगा। ये तो था फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सेकेंड ईयर का बताओ मेरे को, सर ये बच्चे वाला चीज़ क्या बता रहे हो, अरे बेसिक से बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे लिए अब प्रेजेंट, यहाँ मेरे लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया होगा 110 रुपया। याद है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो आपका जो अभी अमाउंट निकला वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल 110 हो गया, इसमें फिर इंटरेस्ट निकालो, हाँ सर इंटरेस्ट बताओ कितना हुआ, 110 इंटू कितना परसेंट, 10%, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी पहला सेकंड साल का यानी 1 ईयर ये होगा, कितना होगा ये 11 रुपया
कि 110 का 10% कितना होगा, 11 रुपया होगा। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू या फिर अमाउंट कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में, 110 रुपया प्लस 11 रुपया कितना हो जाएगा यार, ये 121 रुपया हो जाएगा क्या? बिल्कुल। हाँ सर, आगे बढ़ो, लिखो थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में होगा प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 110 रुपया 121 रुपया बन जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल, लिखो 121 बन जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट कितना होगा, 121 का 10% कितने साल, वही 1 ईयर। बोलो कितना हो जाएगा ये, 12 रुपये 10 पैसा। हाँ सर, 12 रुपये 10 पैसा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा साल हो गया ख़त्म यहाँ पर, लेकिन अमाउंट अपना फ्यूचर वैल्यू कितना आ जाएगा तीसरा साल के एंड में। तीसरे साल के एंड में क्या होगा रे, फ्यूचर वैल्यू बताओ जल्दी बच्चे, लिखो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, 121 प्लस 12 रुपया 10 पैसा। ठीक है, देखो कितना होगा, 121 प्लस 10% कर दो, 133 है ना, 133.1, ये कितना हो गया, 133.10। समझ में आ गया? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो हमारा आंसर कितना आया, आंसर क्या बोलते हैं इसको, आंसर कितना आया, तो इधर अपना आंसर कितना आया, आंसर आया अपना फ्यूचर वैल्यू कितना निकला, 133.10। ये है आंसर। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि आप इतना लंबा चीज़ करोगे क्या एग्ज़ाम में? हाँ, पहले इंटरेस्ट निकालो, फिर प्रिंसिपल को जोड़ो, फिर उस पर फिर इंटरेस्ट निकालो, फिर प्रिंसिपल को जोड़ो, फिर इंटरेस्ट निकालो, ये सब चलता रहेगा, है ना। तो इस तरह से इतना लंबा चीज़ तो भैया इतना टाइम नहीं है अपने पास, ये कोर्स में टाइम कहाँ है ना, तो हम करेंगे कैसे इसको। इसीलिए तो जो टेक्निक अभी मैं तुमको बताया उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक। चलो उस हिसाब से अब करते हैं। ठीक है सर, करते हैं। चलो लिखो, हाँ, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला वाइज करते हैं। ठीक है, अब है यूजिंग फॉर्मूला। क्या है, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला को यूज करके करते हैं सॉल्व। ठीक है, बोलो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगा, फ्यूचर वैल्यू निकलेगा भैया प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r टू दी पावर n। ठीक है, अब देखो मैं जो आंसर निकाला ना बच्चे, 133 रुपया 10 पैसा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं आज आपको 10 रुपया देता हूं, अगर मैं आज आपको 100 रुपया देता हूं, अगर मैं आज आपको 100 रुपया देता हूं उधारी, और मैं रेट लगाता हूं 10% पर एनम, और आपसे जब मैं 3 साल बाद पैसा लूंगा तो मैं आपसे कितना रुपया लूंगा, 133 रुपया 10 पैसा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सर इसको शॉर्टकट तरीके से करके बताओ। ठीक है, करते हैं। चलो आओ, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 100 रुपया, 1 आर कितना है, 10% है। 10% को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10/100, बिल्कुल लिख सकते हो सर। एन कितना है, 3 लिख दो। ओके सर, आगे बताओ। ये है 100, ओके। ये है 1 प्लस, इसको 0.10 कर सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। फिर इसको बोलो 100 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 1.10 का पावर 3। हाँ सर, ओके। उसके बाद 100 इंटू 1.10 का पावर 3 निकालो, कैलकुलेटर निकालो। अब मेरे साथ साथ करो। देखो मेरे पास जो कैलकुलेटर है बच्चे, केसीओ का कैलकुलेटर है, चेक करो। कैलकुलेटर कौन सा है, केसीओ का कैलकुलेटर है। ठीक है, आपको सब उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ये कौन सा है कैलकुलेटर, केसीओ का कैलकुलेटर है। ओके, तो अब क्या करो, टाइप करो 1.10 कैलकुलेटर में टाइप कर लिए। हाँ सर कर लिए। फिर करो इनटू इक्वल टू, कर लिए। हाँ सर कर लिए। कितना आया, 1.21 आया। हाँ सर हमारा भी आया। ये आया दूसरा साल का कंपाउंडिंग फैक्टर। इसमें इक्वल टू मार दो,
इक्वल टू मार दी सर, कितना आया 1.331 आया। ये आया तीसरा साल का कंपाउंडिंग फैक्टर इस। अच्छा हाँ, तो यहाँ लिख दो 1.10, इसके आगे लिख दो 1.331, कितना आएगा आंसर। अभी जो आया 1.331 इंटू 100 कर लो। इस सर क्या बात कर रहे हो, आंसर वही आ रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आंसर वही आ रहा है। मैं तो वही बोल रहा था आपको कब से। तो आप क्या उतना लंबा स्टेप लगाओगे या फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकालोगे? सर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर ये 1 + r⁴ ये क्या है सर? चलो हम बताते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो आओ लिखो मेरे साथ साथ। हो गया, आप कर चुके होगे मेरे ख्याल से। हाँ सर ठीक है। अच्छा अब लिखो, मैं क्या बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग फैक्टर के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूँ? लिखो कंपाउंडिंग फैक्टर के बारे में। क्या बच्चों? कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको बताया अभी, 1 + r⁴n। ठीक है, तो मैं इसको बताना चाहता हूं ये है क्या एक्चुअली, और ये बोलता क्या है, इसका मतलब क्या आता है। सुनो, चलो मेरे को कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल के बताओ। कंपाउंडिंग फैक्टर, मैं को CF इसको बोलूंगा आपसे। क्या बोलूंगा? कंपाउंडिंग फैक्टर। ठीक है, इसका बच्चों दूसरा नाम है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्या नाम है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्या नाम है? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्या है? कंपाउंडिंग फैक्टर बोलो या फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोलो। समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्यूचर का वैल्यू निकलता है इसलिए इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं या फिर कंपाउंडिंग फैक्टर भी बोलते हैं। हाँ सर ठीक है। अच्छा आप मेरे को ये निकाल कर बताओ, 10% का 15 साल का। ओ माय गॉड, कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल के दिखाओ कितना होगा। कितना होगा सर बताओ? मतलब मेरे को कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है 10% का 15 साल का। ठीक है सर, 10% का निकालेंगे, 15 साल का निकालेंगे, लेकिन जो मेन पैसा है अमाउंट वो कितना है? वो 1 रुपया है। वही तो लिखा हूँ मैं 1 + r। कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब होता है बच्चे, अगर मैं आज 1 रुपया जमा करूँ तो मेरे को आफ्टर n नंबर ऑफ ईयर्स एट r% मेरे को कितना मिलेगा। समझ में आया? कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब होता है अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊंगा तो मेरे को दोस्त जो भी n नंबर के बाद में और r% के हिसाब से मेरे को कितना रुपया मिलेगा। मतलब 1 रुपया का हिसाब से वो सारा डिटेल्स देता है। कौन? कंपाउंडिंग फैक्टर। तो अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊंगा तो मेरे को कितना मिलेगा आफ्टर n ईयर्स या फिर एट द रेट ऑफ r% के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा हूं, मेरे को कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है 1 रुपये का 10% 15 साल का। 1 रुपये का 10% 15 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकालो। तो मेरे साथ साथ क्या करो, कैलकुलेटर में टाइप करो। देखो स्टेप 1 करो आप। स्टेप 1 क्या करोगे? अच्छा मजे की बात यह है बच्चे, एक बात बताऊं आपको, कंपाउंडिंग फैक्टर किस तरह से निकालते हैं मैं इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चों को समझ में आने वाला है नहीं, तो इसलिए उसका अलग से एक कैलकुलेशन कैसा किया जाता है, कंपाउंडिंग फैक्टर कैसा निकाला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसा निकाला जाता है, मैं उसका ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं अपने फॉर्च्यून सीए क्लासेस के चैनल पे। समझ में आया? ओके सर, तो आप उसको एक बार देख लेना कि कैलकुलेशन किया जाता है, फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो देखो आपको क्या करना है, कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है 1 + r⁴n। ये है फॉर्मूला 10% का 15 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करो, 1 + r लिखो। कितना है 1 + r? 1 + r अपना कितना है? r है 10%। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.10। जी सर बिल्कुल लिख दिया आपने। कैलकुलेटर में टाइप करो स्टेप 1। टाइप कर दिया, देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 1.1। देखो 1 + 0.10 कितना आ गया? 1.1 आया क्या? हाँ सर 1.1 आया। तो देखो आप 1
प्लस 0.10 करो या फिर डायरेक्ट 1.10 लिख दो, स्मार्ट वर्क हो जाएगा। तो आप इतना टाइप कर दो 1.10 आ गया आपका स्टेप 1 में। हाँ सर आ गया। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में आपको करना है इनटू इक्वल टू, हाँ इनटू इक्वल टू करना है। जो आंसर आया आपके कैलकुलेटर में क्या फिगर दिखा रहा है, 1.1 दिखा रहा है, आप इनटू इक्वल टू करो, इनटू इक्वल टू। हाँ सर कर लिए, ठीक है। क्या आ रहा है? 1.21 आया। हाँ सर 1.21 आ गया। अच्छा अब क्या करो स्टेप 3 में? स्टेप 3 में क्या करोगे आप? करो स्टेप 3 में इक्वल्स टू टाइप करो, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो आप निकाले हो ना, ये 2 साल तक का आ गया है। लिखो 2 इयर्स तक, 2 इयर्स तक का कैलकुलेशन हो चुका, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब है स्टेप 2 तक आप 2 साल तक पहुंच गए हो। अब स्टेप 3 में जब आप इक्वल टू टाइप करोगे, आपका तीसरा साल वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके कैलकुलेटर में देखो फिगर क्या दिखा रहा है, 1.21, यानी ये है 2 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर। मेरे को कहाँ जाना है? 15 साल में जाना है। मैं अभी कहाँ पर हूँ? दूसरे साल में हूँ। तो आप इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाए क्या? हाँ सर कितना है? 1.331, ये आ गया तीसरा साल। तो इक्वल टू दबाते जाओ और नंबर गिनते जाओ। तो कितना हो गया हमारा? अभी तक 3 हो गया। इक्वल टू दबाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना आ रहा है? 4.17 आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर लो, मेमोरी में कुछ है तो हटा दो, फिर से करो। 1.10 इंटू इक्वल टू 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितना आ रहा है? 4.1772। तो लिख दो कितना आया आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा? आंसर आ रहा है 4.1772। समझ में आ गया? हाँ सर ये आ रहा है, ये आया कंपाउंडिंग फैक्टर। यानी 1 रुपये का 10% के हिसाब से 15 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर कितना आएगा? 4 रुपया और 17 पैसा समथिंग, ठीक है। यानी अगर मैं 1 रुपया आज लगाऊं, इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब आ रहा है अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊंगा 15 साल तक, अगर मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करूंगा 15 साल तक, 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी कंपाउंडिंग के हिसाब से, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मेरे को आज 1 रुपया लगाया तो 15 साल बाद मेरे को कितना रुपया मिल जाएगा? 4 रुपया 17 पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये है कंपाउंडिंग फैक्टर। तो हम क्या करते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में? सबसे पहले 1 रुपये का निकाल लेते हैं कि 1 रुपया निकालूंगा तो इतना साल बाद मेरे को कितना मिलेगा। तो 1 रुपये का कीमत निकल जाता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू से। अगर मैं 1 रुपया लगाऊंगा तो इतना मिलेगा, तो 10 रुपये लगाऊंगा तो कितना मिलेगा? वही है आपका यहाँ पर कैलकुलेशन। तो देखो मैंने यहाँ पर वही किया था। देखो मैंने क्या किया था यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ देखो 1 + r जो था हमारा 10% था, तो 1 + r 10% का 3 साल के लिए निकाल दिया। कंपाउंडिंग फैक्टर कितना आ गया? 1.331। मतलब अगर मैं 1 रुपया आज लगाऊंगा तो 3 साल बाद मेरे को 1 रुपया 33 पैसा मिलेगा। अगर मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो इंटू 100 कर दिया तो आ गया फ्यूचर वैल्यू। यानी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है? फ्यूचर वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या कर दो? कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे निकलता है? 1 + r टू दी पावर n, 1 + r टू दी पावर n। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ो। तो समझ में आया? इसका मतलब ये है बच्चे, अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊं तो उसका क्या वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है सर, ये था आपका क्वेश्चन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। हुआ? चलो दूसरा क्वेश्चन करो। कंपाउंडिंग फैक्टर भी, आपको कंपाउंडिंग फैक्टर थोड़ा मजबूत कराते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो बच्चों। क्वेश्चन 2 लिखो, कैलकुलेट कंपाउंडिंग फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। क्या?
फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, इसको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। कैलकुलेट कंपाउंडिंग फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितने साल का बताओ मेरे को, चलो बताओ मेरे को। 12% 15 ईयर्स का, ओ माय गॉड कितना होगा सर। इसको चेक कैसे करते हैं, इसको चेक कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली जो बुक है मेरे पास वो है दूसरे लैपटॉप में, तो उसी में मैं चेक करा दूंगा कि चेक कैसे करेंगे ये सही है कि गलत है, ठीक है सर। एग्ज़ाम में हमको क्या होगा सर, ये मिलेगा, ये आपको दे दिया जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो यहाँ लिखो इसका आंसर क्या होगा बताओ। कैलकुलेट कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है 12% 15 साल, तो आपको बोला जाएगा कि कंपाउंडिंग फैक्टर निकालो 12% 15 साल, तो क्या करोगे, यानी कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब ये बोल रहा है 1 रुपये का आप फ्यूचर वैल्यू निकालो, 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू निकालो 12% के हिसाब से आफ्टर 15 साल क्या होगा, ठीक है निकाल दो भैया, बहुत ईजी है ये तो। दुनिया का सबसे ईजी काम क्या है, कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना। सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे निकलता है, 1 + r टू दी पावर n। हाँ सर बिल्कुल, 1 + r टू दी पावर n, 1 + r टू दी पावर n। समझ में आ रहा है, हाँ सर। एक सेकंड बच्चों, मैं कुछ यहाँ क्या देख रहा था, यस ओके। तो मैं हाँ क्या बता रहा था, ये है। अब चलो इसको निकालो, चलो सर ये तो इजी है, कैलकुलेटर में निकाल के दिखाओ। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1.12 टू दी पावर 15 है ना। आंसर बताओ कितना होगा आंसर, चलो कैलकुलेटर में टाइप करो, निकालो। मैं भी करता हूँ, आप भी निकालो। 1.12 इंटू इक्वल टू 2 साल हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 5.473 आ रहा है क्या, यस सर आ रहा है 5.473। तो ये जो 5.473 आ रहा है ना, अब 3 को 4 कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 3 को 4 कर सकते हो। तो ये 5.473 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो आप इसको 4 कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, 5.474। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया, अगर मैं आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, एट 12% पर एनम के हिसाब से, एट 12% पर एनम एंड फॉर 15 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स 15 साल तक इन्वेस्ट किया, देन आई विल गेट हाउ मच, आई विल गेट रुपीज़ 5.474। समझ में आ रहा है, इसका ये मतलब होता है, अगर मैं आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया 12% रेट के हिसाब से 15 साल तक, तो मुझको 15 साल बाद वो 1 रुपया के बदले में कितना मिलेगा, 5.474 मिलेगा। ये समझ में आ गया, ओके ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ओके। चलो ये हो गया, हुआ। चलो अगर मैं बोलता क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 1, लिखो प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख रुपया, ठीक है, आर है 12% पर एनम, एन है आपका 15 साल। सर क्या बोल रहे हो, फ्यूचर वैल्यू निकालो, बहुत इजी है, दुनिया का सबसे इजी काम क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना सर, बिल्कुल सर। तो करो, बोलो बोलो कितना होगा ये, बोलो, लिखो फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू में इंटू कर देते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। जी सर, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपए है, कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 + r टू दी पावर n करते हैं। जी सर,
अच्छा 1 लाख रुपए तो अपने पास है अभी, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर करूँगा, यानी 1 पॉइंट आर कितना है और अपना 12%, 1 2 एन कितना है 15 ईयर्स। और आपको अभी पता होगा कि हमने अभी अभी 1 रुपये का 12% का 15 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकाला था। यस सर, अभी भी निकाला था सर हमने तो, ठीक है। देखो कितना निकाला था, 5.474 था। यस सर, 5.474 था। मतलब अगर मैं आज 1 रुपया लगाता तो मुझे 5.474 मिलता, तो मैं आज कितना लगा रहा हूँ, मैं आज 1 लाख लगा रहा हूँ, तो मेरे को कितना मिलेगा, बता दो सर, बता दो, आप ही बता दो। इंटू 1 लाख कर दो ना, 5.473, ठीक है। तो देखो आप 5.474 था, इंटू 1 लाख कर दो, तो 54740 आ जा रहा है। आंसर कितना आएगा, 5,47,400 ये आ रहा है आपका फ्यूचर वैल्यू। समझ में आ गया? यानी आज अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपको 15 साल बाद 12% के हिसाब से अगर रेट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से निकलता है तो आपका जो फ्यूचर वैल्यू आएगा वो आएगा 5,47,400 रुपये। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया सर, मस्त, मज़ा आ गया। ठीक है सर, चलो ये आ गया आपको समझ में? जी सर, आ गया। ओके, आगे चलो, आगे चलो, चलो भाई आगे चलो। लिखो अब एग्जाम्पल 2 लिखो, मेरे साथ साथ मेरे संग संग, मेरे संग संग। लिखो एग्जाम्पल लिखो बच्चे। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड, ओ माई गॉड, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ₹2 लाख टुडे, ओ हो, एट 16% पर एनम। ठीक है भैया। हाउ मच अमाउंट he will get, how much amount he will get on maturity, how much amount he will get on maturity after 12 साल, after 12 years। सर ये क्या बोल दिए? ठीक है, सॉल्यूशन करो इसका, बताओ मेरे को। ये है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? मिस्टर एक्स ने आज 2 लाख रुपए जमा किया 16% पर एनम के हिसाब से, और वो 12 साल बाद वो पैसा निकालना चाहता है, तो उसको कितना रुपया मिलेगा? समझो ये क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है आज 2 लाख रुपया जमा किया है, कौन? मिस्टर एक्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये है ईयर 0, मतलब आज मतलब ईयर 0, और इसको कब चाहिए? 12 साल बाद, यानी ईयर 12 का एंड में। इसको कितना रुपया चाहिए? वही तो निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है मेरे को, फ्यूचर वैल्यू मेरे को निकालना है, समझो। तो जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, मुझे जाना किधर है भैया? मेरे को किधर जाना है? इधर जाना है। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं 2 लाख पे खड़ा हूँ, मेरे को फ्यूचर वैल्यू तरफ जाना है, ईयर 0 से ईयर 12 जाना है, तो मेरा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। ठीक है सर, तो फॉर्मूला मैं आपको बताया था, क्या है फॉर्मूला बताओ। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है? फ्यूचर वैल्यू निकलता है प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं 1 + r⁴n। ठीक है सर, निकालो। ये प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया है, बिल्कुल। 1 + r, यानी 1 + r⁴n को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर। निकाल लो। 1.16 का 12 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल लो पहले, तो ये होगा 2 लाख और ये होगा 1.16 का 12%। चलो कैलकुलेटर निकालो, लिखो 1.16 लिख दिए, इंटू इक्वल टू 2 साल का, उसके बाद जितने साल का निकालना है उतना बार इक्वल टू दबाना है। तो 2 बार हो चुका है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया? 5.9360,
5.9360, वाह, ठीक है। अब क्या करो, 5.9360 इंटू कर दो 2 lakhs, कितना आ रहा है? 11,87,200 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 11,87,200। दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू। मतलब अगर मैं आज 2 लाख रुपए जमा करूं 16% पर एनम के हिसाब से और 12 साल तक जमा करूं तो 12 साल के एंड में मेरे को कितना रुपए मिलेगा? यू नो, मुझे कितना रुपए मिलेगा? मुझे मिलेगा 11,87,200 रुपए। हाँ, 11,87,200 रुपए मुझे मिलेंगे, बिल्कुल समझा। 2 लाख रुपए अभी जमा किया, 12 साल बाद 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मेरे को टोटल फ्यूचर वैल्यू कितना मिलेगा? 11,87,200। यस सर, आपका भी निकल गया होगा सही आंसर। यस सर, आ गया। ओके, आगे चलो, आगे चलो, और एक करते हैं, देखते हैं मेरे बच्चे लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। भैया ये क्यों दिखाता है? ये डायरेक्टली नीचे दिखाता कि नहीं? लिखो, लिखो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में जल्दी जल्दी मेरे से पहले करना आप, ठीक है? ठीक है सर, आप करो। लिखो क्वेश्चन, मिस्टर एक्स wants to get ₹12 lakh. Oh my God. Mr. X wants to get ₹12 lakh after 15 years. 15 साल बाद उसको 12 लाख रुपए चाहिए, ठीक है भैया। If R equals to 14% पर एनम, अगर R 14% पर एनम है, then how much amount must be deposited today? समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर एक्स जो है वो चाहता है कि 12 लाख रुपए उसको मिले फ्यूचर में, 15 साल बाद, यानी फ्यूचर में मिले। अच्छा, यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू पहले से दे दिया है। हाँ, पहले से दे दिया। ये बोल रहा है कि मिस्टर एक्स को 12 लाख रुपया चाहिए, वो भी 15 साल बाद चाहिए। अच्छा, 15 साल बाद चाहिए, वो भी 12 लाख चाहिए, मतलब फ्यूचर वैल्यू दे दिया है। अच्छा, ओके। आर है 14% पर एनम। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14% पर एनम, ठीक है। तो हाउ मच अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड टुडे? वो आज कितना रुपया डिपॉजिट करेगा कि उसको 15 साल बाद 12 लाख रुपए मिल जाएगा? अभी बताते हैं सर, अभी बताते हैं। चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, कौन पहले करता है? चलो सॉल्यूशन, फॉर्मूला बताओ अपना इसमें। अच्छा, हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं कि फ्यूचर वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो वही लिखो, हम लोग वही सीखे हैं अभी तक। तो एक्स्ट्रा काहे हम लोग कुछ करने जाए? फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r टू दी पावर n। ओके, फ्यूचर वैल्यू कितना है रे? 12 लाख रुपया। ओके, प्रेजेंट वैल्यू पता है क्या? मुझे नहीं पता। इंटू 1 + r टू दी पावर n। 1 पॉइंट r क्या है? 14%, 1.14 हो गया। n क्या है? 15 साल। ओके, तो मेरे को बताओ बच्चे, ये होगा क्या? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + 1.14 टू दी पावर 15। मेरे को 1 रुपए का 14% का 15 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल के दिखाओ। चलो निकालो, जल्दी निकालो। क्या हो गया? 1.14 लिख दिए, इंटू इक्वल टू 2 साल हो गया। फिर से 1.14 इंटू इक्वल टू 2 साल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7.137 आ रहा है क्या? फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1.14 इंटू इक्वल टू 2 साल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7.137। तो देखो कितना आ रहा है कंपाउंडिंग फैक्टर? 7.1379 आ रहा है बच्चे। 138 कर दो उसको, 138 कर दो, ठीक है। अब निकालो अपना प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय
ये तो बचपन में पढ़े थे 10th क्लास में याद। 12 लाख डिवाइडेड बाय 7.138 कर दो, कितना है भाई आंसर? 12 लाख डिवाइडेड बाय 7.138, 1,68,114 आ रहा है क्या? जी 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 जी, 1,68,114 रुपया आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, 1,68,114 रुपया। वाओ वाओ, ये आ गया अपना आंसर। सर समझ में आ गया, मस्त लग रहा है सर, क्या लग रहा है, गजब लग रहा है। ठीक है, और गजब लग गया, आगे चलो। एग्जाम्पल 3 लिखो। सर कितना पढ़ाओगे सर आज? ये पूरा कंसेप्ट इसको क्लियर करेंगे तभी हम लोग छुट्टी देंगे आज। एग्जाम्पल 3 लिखो। एग्जाम्पल 3 लिखो बच्चों। मिस्टर राम डिपोजिटेड ₹2 लाख। मिस्टर राम डिपोजिटेड 2 लाख रुपीज, ठीक है, टुडे। मिस्टर राम कितना डिपॉजिट किया है? 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया है, ठीक है भैया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। एंड आफ्टर 15 years, and after 15 years he will receive रुपीज, कितना उसको मिलेगा 15 साल बाद? 10,94,800 रुपया। What is the rate of interest? Oh my God, what is the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बताओ? समझे? नहीं समझे सर? क्वेश्चन बोल रहा है आज आप 2 लाख रुपए जमा कर रहे हो। देखो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है ना, वो बोल रहा है वाह ग्रेट, सिलेक्ट हुआ ही नहीं था, क्या बात है। आज आप कितने रुपए जमा कर रहे हो? 2 लाख रुपए, ठीक है, ये आज आप जमा कर रहे हो। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, यू कैन से यस सर। आपको 15 साल बाद कितना रुपए चाहिए? 10,94,800 रुपया, बिल्कुल ये आपका है फ्यूचर वैल्यू। हाँ सर, अच्छा ये है ईयर 15, ओके, और ये है ईयर 0, समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर बोलता है आज आप 2 लाख रुपए जमा कर रहे हो और आपको 15 साल बाद 10,94,800 मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ भैया? आर क्या है निकालना है, ठीक है। एन लेकिन दिया है, कितना है एन? 15 ईयर्स, ठीक है, ओके। चलो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करो बच्चे। फॉर्मूला लिखो पहले। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अपन लोग? फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू कितना है अपना? प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया। अच्छा फ्यूचर वैल्यू भी दिया है, बोलो मत, कितना है दिया है? 10,94,800, बिल्कुल जी। अच्छा कंपाउंडिंग, अच्छा 1 + r को मैं कंपाउंडिंग फैक्टर बोल सकता हूँ, बोल दो क्या हो गया? 1 + r⁴n, ठीक है, यानी 1 + r⁴n इक्वल्स टू कितना आएगा? 10,94,800 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपया, कितना आएगा रे ये बताओ? 10,94,800 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 5.474 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5.474 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो बोल रहा है 1 + r⁴n का आंसर आएगा 5.474, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ, ओके
तो यहाँ पर आर का क्या वैल्यू आएगा? तो यहाँ पर हम आर का जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे यूजिंग टेबल। क्या निकालेंगे? यूजिंग टेबल। लिखो लिखो सो तो लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखो बच्चों, इसको मैं आपको बताऊंगा एक लिखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। लिखो with the help of with the help of with the help of compounding factor table, with the help of compounding factor or future value factor table, we will find the value of r। r का वैल्यू क्या है? we will find the value of r। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग किसका सहारा लेंगे r निकालने के लिए? हम लोग सहारा लेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या फिर कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल का। कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल एक रहता है, उसमें चेक करेंगे और उसमें आर का, उसमें कंपाउंडिंग फैक्टर में जाके 15 साल वाले नंबर में जाएंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पर 5.474 आ रहा है, कौन सा रेट में आ रहा है, और जो रेट में आएगा वो रेट अपना आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं अभी कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल तो अभी है नहीं, तो आप एक काम करो बच्चे, नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं रहने दो, हम नेक्स्ट क्लास में आगे का करेंगे, क्योंकि मैं कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल में लाया नहीं हूँ। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ। देखो मेरे को ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन आया 1 + r⁴n 5.474, इसका मतलब है कि क्या रेट के हिसाब से 1 रुपया, क्या रेट के हिसाब से अगर आप लगाओगे 15 साल तक, कितना साल तक? 15 साल तक 1 रुपया क्या रेट के हिसाब से लगाओगे 15 साल तक, कि आपका वो 1 रुपया का कीमत 5.474 हो जाएगा 15 साल बाद। समझा? 15 साल के एंड में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रुपये का? 5.474। तो वैसे इसका मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 12% करके देख लो, आप करो। फिर इसको मैं कल कैसा निकालते हैं टेबल के हिसाब से बताऊँगा, क्योंकि आज मेरे पास टेबल है नहीं और उसमें वो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ऑलरेडी उसको दूसरे लैपटॉप में है मेरा वो। तो आप एक काम करो, कैलकुलेटर लिखो, रखो मेरे साथ, लिखो 1.12% ले लो, ठीक है? आंसर 12% होगा और मैं आपको कल बताऊंगा इसका ये कैसे निकला। बस आप ये चेक कर लो, 1.1 पता है आर का आंसर कितना आने वाला है? 12%। तो लिखो 1.12% ले लो, यानी 12% मतलब 12/100 यानी 0.12, 1.12 लिख दिए, इंटू इक्वल टू 2 साल का आ गया, मेरे को कितना साल में जाना है? 15 साल में। तो 1.12 ये आ गया तुम्हारा, जो भी 2 साल का आ गया जो कैलकुलेटर में। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, 1.12 क्लिक कर दो, टाइप कर दो, यानी कैलकुलेटर में कर दिए, हाँ सर कर दिए, इंटू इक्वल टू किए, कर दो, हाँ सर कर दिए, ये आ गया 2 साल का, मेरे को 15 साल में जाना है। अब इक्वल टू दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ माय गॉड, देखो 5.474। ओहो, यानी 1 रुपये को अगर आप 12% के हिसाब से लगाओगे तो वो 5.474 आएगा, यानी आर यानी क्या होने वाला है? 12% होने वाला है। ये तो मैं आंसर पता था बोल के बता दिया, लेकिन कल हम टेबल से कैसा निकालते हैं वो निकालेंगे, ठीक है? तो लिखो आर इक्वल्स टू, कहाँ गया अरे बच्चा, लिखो आर इक्वल्स टू 12%। ये हम लोग टेबल से निकालेंगे, टेबल कल मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरह से निकालते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है? अभी ये लिख दो और इसको मैं फिर से कल दोबारा सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ गया? ओके सर, आ गया समझ में। तो यहीं तक आज पढ़ते हैं बच्चों, और आज का क्लास यहीं हम ख़त्म करते हैं। आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आज हम क्या पढ़े? कंपाउंडिंग टेक्निक पढ़े हम। फ्यूचर में सेकंड जो अपना कंसेप्ट होगा याद करो, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी।
ठीक है। पहला था कंपाउंडिंग टेक्निक, पहला था कंपाउंडिंग, दूसरा है कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। कंपाउंडिंग पहला कंसेप्ट, दूसरा है कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे टेक्निक, उसका नाम क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। इसमें एन्युटी याद आ रहा है, वो पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज हम क्या पढ़े, आज हम एक ही कंसेप्ट पढ़े, अब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। पूरा मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ। कोई भी बंदा अगर पहली बार देख रहा होगा तो उसको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा आप वीडियो देखो, समझ में आपको आ जाएगा। तो आज हम अपना क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और आप क्या करो बच्चों, इसको प्रैक्टिस करो, मैं जो आपको एग्जाम्पल कराया हूँ उसका प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। और तब तक क्या करो, आप इसको खूब प्रैक्टिस करो और हमारे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करो जो बेचारे लोग आई मीन नॉट बेचारे, जो ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो कम से कम हमारा वीडियो देख के वो कुछ कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।